अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं करा सच। मेरा नाम मुबशर लुकमान है और पाकिस्तान का एक अलमिया है कि पाकिस्तान में जिसने भी काम नहीं किया होता या मुल्क को किसी तरह नुकसान पहुंचाया होता है वो ज़ोर ज़ोर से प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रहा होता है, चीखें मार रहा होता है कि मैंने ये किया, हमारे ज़माने में ये हुआ। और जो लोग काम करते हैं यहाँ पे ढके छुपे काम करते हैं उनका कभी हम जिक्र भी नहीं करते, उनको हम सदारती अवार्ड भी नहीं देते, उनको हम बुला के कोई ये नहीं कहते तमगा इम्तियाज़ तुम्हारा है, या उनको हम ये नहीं कहते कि थैंक यू वेरी मच, तुम्हारी वजह से इस मुल्क को इतना फ़ायदा हुआ, बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर्स का। ऐसा ही एक शख्स मेरे पास आज बैठे और बड़ी मैंने उनको रिक्वेस्ट करके आज बुलाया है यहाँ पे। अब कई बातें ऐसी हैं जो हो सकता है आप में से कुछ लोगों को समझ में ना आए, मुझे खुद कम समझ में आती है, क्योंकि बात है इकॉनमी की और खालिसन इकॉनमी की। हर आदमी को पता है हाथी के पाँव में सबका पाँव, कि पाकिस्तान की मईशत अगर बेहतर होगी तो हमारी प्राइवेट सेक्टर की भी मईशत बेहतर होगी, आम आदमी की भी मईशत बेहतर होगी, हमारी तनख्वाहें भी बेहतर होंगी, सब कुछ होगा। लेकिन पाकिस्तान की मईशत बेहतर होना ज़रूरी है। आज से बहुत साल पहले पाकिस्तान को आप समझें एक किस्म का ब्लैक लिस्ट कर दिया यूरोपियन यूनियन ने, और उन्होंने कहा कि पाकिस्तान से हमने एक्सपोर्ट्स नहीं लेनी है, तो आपकी टेक्सटाइल सेक्टर जो है पूरी उसकी हिट में आ गई, चाहे वो लिनन हो, चाहे वो बेडशीट हो, चाहे वो और चीज़ें हो वहाँ पे। तो एक शख्स को हुकूमत पाकिस्तान ने और मुख्तलिफ लोगों ने उससे बड़ी रिक्वेस्ट की, उन्होंने कहा कि भाईजान आप ज़रा अपने खर्चे पे जाएं और जाकर वहाँ पे पाकिस्तान की मदद करें। तो पूरी यूरोपियन पार्लियामेंट जो है उसको फर्दन जाके उससे मुलाकात करके उनको कन्वर्ट करके उनसे एक वोट ऑफ कॉन्फिडेंस पाकिस्तान के लिए वो बंदा लेके आया। और जब पाकिस्तान के लिए वोट ऑफ कॉन्फिडेंस हो रहा है तो ये समझें कि पूरी इंडिया की लॉबी, पूरी इजराइल की लॉबी, उस वक्त तो बांग्लादेश की भी लॉबी आपके खिलाफ काम कर रही है वहाँ पे। और उसमें उस आदमी ने अपनी पीआर कह लें, अपनी स्किल सेट कह लें, अपनी गुडविल कह लें, उन सारी चीज़ों को इस्तेमाल करते हुए पाकिस्तान के लिए वो स्टेटस GSP प्लस स्टेटस जो है उसको बहाल कराया। आज फिर पाकिस्तान को ज़रूरत है कि चौधरी सरवर या चौधरी मोहम्मद सरवर जो है एक बार फिर एक्टिव हो। लेकिन अब चौधरी सरवर एक्टिव तो हो जाएंगे, लेकिन किस कैपेसिटी में? पाकिस्तान की सियासी जमातें वो क्यों नहीं डिलीवर कर सकती जो हमारे टेक्नोक्रेट पॉलिटिशियंस जो हैं उनको आके उन गैप्स को फिल करना पड़ता है। और अब पाकिस्तान का अगर ये स्टेटस दोबारा रिव्यू में चला जाता है या रिन्यू नहीं होता तो उससे पाकिस्तान को क्या क्या नुकसान हो सकता है, ये पूछने के लिए और भी बहुत से सवाल हैं। मैंने आज चौधरी मोहम्मद सरवर को, फॉर्मर गवर्नर ऑफ पंजाब, इनको स्पेशल रिक्वेस्ट की कि मुझे ज्वाइन करें। चौधरी साहब, थैंक यू वेरी मच। यू वेलकम जी। बड़ा मुश्किल काम है अपने मुतल्लिक बात करना और ख़ास तौर पे अचीवमेंट्स करना, लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर्स मैंने देखा है कि जो इस मुल्क में कुछ नहीं करता उसका तो खपर वाला बड़ा होता है, और जो करते हैं, जैसे मैंने ईदी साहब को कभी नहीं देखा शोर मचाते हुए, कि ईदी साहब जो हैं वो उन्होंने कितना काम किया, बेलॉस होके किया, तो लोग खुद से उनकी इज्जत करते थे, उन्होंने अपने इश्तिहार नहीं बनाए। आप भी उन लोगों में से जिन्होंने पाकिस्तान की टेक्सटाइल को ख़ास तौर पे हेल्प किया, लेकिन माज़रत के साथ मैंने पाकिस्तान की टेक्सटाइल को नहीं देखा आपका शुक्रिया अदा करते। वे प्राइवेटली करते होंगे, एक होता ना कि एप्टमा का इश्तिहार आया है जी, चौधरी सरवर का शुक्रिया, वो नहीं मैंने देखा, हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से भी नहीं मैंने देखा। ये क्या वजह? देखें, तो मैं मुबशर आपको बिल्कुल फ्रैंकली ये बात कहना चाहता हूँ कि मैं 2 दफ़ा पंजाब का गवर्नर रहा, मुल्क के सबसे बड़ा सूबा है, और मैं आपको ये बात यकीन से कहता हूँ कि अगर मैं 11 बजे दफ्तर में जाता, 1 बजे घर आ जाता और अपनी लाइफ को एंजॉय करता, तो मेरा कोई मुखालिफ नहीं था, मेरा कोई दुश्मन नहीं था। हाँ, तो किसी का बिगाड़ा ही कुछ नहीं आपने। अच्छा था। लेकिन बदकिस्मती ये है कि पूरी दुनिया में पॉलिटिकल सिस्टम में वो लोग आ जाते हैं जो अपनी कारकर्दगी करते हैं, जो अपनी वर्थ शो करते हैं, जो सर्विस देते हैं, तो फिर वो उनकी प्रमोशन जो है वक्त के साथ साथ होती है। लेकिन पाकिस्तान में प्रमोशन का एक ही तरीका है, खुशामद। अपने लीडर की खुशामद करो तो आप प्रमोट हो। अगर आप उनसे डिसएग्री कर लो, उनको क्रिटिकल उनके बारे में हो जाओ, तो फिर वो समझते हैं कि आप पार्टी से लायल नहीं हैं। तो मैं ये बात बिल्कुल आज पहली दफ़ा तस्लीम कर रहा हूँ कि मैं
चूँकि बरतानिया की पॉलिटिक्स थी, वहाँ पर वैल्यूज़ हैं, वहाँ का एक कल्चर है, वहाँ झूठ बोलना जो है सबसे बड़ी बुराई समझा जाता है। एक प्राइम मिनिस्टर सिर्फ ये कहने पे कि मैंने क्रिसमस पार्टी कोविड के दरमियान नहीं की थी, झूठ बोला था, उसको सिर्फ एक झूठ बोलने पे बोरिस जॉनसन को अपनी वजारत उज़्मा से इस्तीफा देना पड़ा। तो पाकिस्तान में सच का कहत है, यहाँ पे तो टैलेंट है, ये हमारे तो कई वफाकी वज़ीर लगता है उनको मिली झूठ की वजह से नौकरी है। अच्छा, बाकी रही बात ये कि मैं इस बात पे बिलीव करता हूँ, मैंने इसमें सही बात है कि मैं शायद इस पॉलिटिकल सेटअप में जो है फिट नहीं हो सका, लेकिन एक बात पे मेरा यकीन है कि जब आप मेहनत करें, दयानतदारी से करें, तो अल्लाह ताला की बरकत उसमें आ जाती है। जिस तरीके से अब लोग कह रहे हैं कि यूरोप में जो है GSP प्लस का रिव्यू हो रहा है, बल्कि नए सिरे से अगले 10 साल के लिए होगा, तो वो कहते हैं कि बहुत मुश्किल है, इसमें कोई शक नहीं, बहुत से चैलेंजेस हैं, बहुत मुश्किल है। लेकिन मैं ये बताना चाहता हूँ नाजरीन को कि 2013 में इससे भी ज़्यादा मुश्किल था। नहीं, लेकिन अब तो वो कहते हैं ना कि इसमें 4 ऐसी चीज़ें जैसे ह्यूमन राइट्स है, विमेन उस वक्त भी था, ये सारे फैक्टर्स काउंट करते हैं। जी जी, मैं ये बताता हूँ कि देखें, वो GSP प्लस स्टेटस देते हैं तो उसके साथ 27 कन्वेंशंस हैं, जिसमें लेबर राइट्स है, वुमेन राइट्स है, मिनॉरिटीज़ के राइट्स हैं, मिसिंग पर्सन का इशू है, डेमोक्रेटिक है, प्रोटेक्शन ऑफ जर्नलिस्ट है। तो ये सारे इशू जो हैं GSP प्लस से कनेक्टेड हैं। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि 2013 में भी इतना ही मुश्किल था जितना आज, जितना चैलेंज उतना था। दूसरी बात मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि एक बात मैं कहना चाहता हूँ कि GSP प्लस पे यकीनी तौर पर तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ ने भी, उस वक़्त मियां नवाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर थे, जब जनवरी 2014 में पाकिस्तान को GSP प्लस मिला, तो वो खसूसी तौर पर इस्लामाबाद से गवर्नर हाउस आए, मेरा शुक्रिया अदा किया, लेटर ऑफ अप्रिसिएशन मुझे दिया। अपना वहाँ के लोग भी, इश्तिहार शायद उन्होंने नहीं दिया, लेकिन जहाँ भी बात होती है वो बस बात को तस्लीम करते हैं कि GSP प्लस का स्टेटस जो है पाकिस्तान को दिलवाने में मेरा मेन किरदार है। उसके अलावा ये नहीं है कि GSP प्लस स्टेटस जब हमें मिला था, मैं आपको बता दूं, उस वक्त आपके दोस्त मुल्क भी, मैं नाम नहीं लेना चाहता, वो भी मुखालफत, हर मुल्क जिसका ये स्टेटस नहीं है इनके पास, वो मुखालफत कर रहा था, इसलिए कि उनकी ट्रेड पे असर होना था, ठीक है। लेकिन वो हमें मिल गया। उसके बाद 4 रिव्यू हुए हैं, 2016 में हुआ है, 2018 में हुआ है, 2020 में हुआ है। तो वहाँ पर भी मैं हुकूमत में हूँ ना हूँ, मैंने अपना रोल जो है वहाँ अदा किया। और मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि एक वक्त ऐसा आया माइनॉरिटीज़ राइट्स की वजह से, ब्लास्फेमी की वजह से, तालिबान के फॉल की वजह से अमेरिका भी नाराज़ हो गया, यूरोप भी सारे नाराज़ हो गए कि शायद हमारी वजह से ही तालिबान जो हैं वो अमेरिका के ख़िलाफ़, यूरोप के ख़िलाफ़ जंग जो है वो जीते हैं। हालांकि उसमें हमारा, मैं नहीं समझता कि उसमें हमारा कोई रोल था। तो उस वक्त सूरत हाल ये थी कि 660 मेंबर्स ऑफ यूरोपियन पार्लियामेंट ने रेजोल्यूशन पास किया कि पाकिस्तान का GSP प्लस स्टेटस मुअत्तल किया जाए और इसको रिव्यू किया जाए। और उसके बाद प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने मुझे वहाँ भेजा और माशाल्लाह मैंने इंटा कमेटी के मेंबर से, यूरोपियन मेंबर पार्लियामेंट से पाकिस्तान का मुकदमा वहाँ पर पेश किया, तालिबान की हिस्ट्री उनको वहाँ पर बताई और पाकिस्तान ने जो मुश्किलात, जो दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ कुर्बानियाँ हैं वो बताई। तो और माशाल्लाह उस सिचुएशन को भी मैं कामयाब हो गया। अब भी एक चैलेंज है और मैं तो तमाम पॉलिटिकल पार्टी से ये भी कहता हूँ, और ख़ासकर इस वक्त आपको पता है कि पॉलिटिकल डिवाइड जो है वो बहुत ज़्यादा पोलराइजेशन में है। और मैंने तो जो PTI के लोग हैं हमारे यूरोप में, उनसे भी मैंने बात किया कि भाई ये जो सैंक्शंस हैं, एक बात मैं आपसे और मुबशर कर, ये मेरा तजर्बा है कि सैंक्शंस जो हैं वो मसले का हल नहीं है। पूरी दुनिया ने ईरान पे सैंक्शन लगाई हैं, क्या ईरान का कुछ बिगाड़ लिया? सद्दाम हुसैन के खिलाफ पूरी दुनिया ने सैंक्शन लगाई हुई थी, क्या उसका कुछ बिगड़ा? बल्कि जिस रजीम ने बदलना होता है वो और तगड़ी हो जाती है, तकड़ा होता है। इसलिए मैं कहता हूँ कि ये जो GSP प्लस इशू है ये हुकूमत का इशू नहीं है, ये यहाँ की इंडस्ट्री का इशू है, यहाँ के गरीब लोगों का इशू है, यहाँ के एग्रीकल्चर का इशू। मैं GSP प्लस पे आता हूँ। मैंने आपसे आज तक एक ज़ाती सवाल नहीं पूछा, ये मुझे पूछना है। बल्कि परसों मैंने आपसे पूछना था वो सहरी के ऊपर, जब हम इकट्ठे थे, और ऑनेस्टली मेरे माइंड से निकल गया, क्योंकि वो
मुसर इकबाल साहब भी मेरे साथ थे और आपको पता है जहाँ मुदस्सिर साहब होते हैं वहाँ कोई आदमी ढंग का सोच ही नहीं सकता। तो एनीवे एक्चुअली आप एक सक्सेसफुल पॉलिटिशियन यूके के, और अब लेबर पार्टी गवर्नमेंट आई, इस वक्त भी अगर आप वहाँ पे होते, यहाँ को ना आए होते, तो मैं यकीन से कह सकता हूँ, जो मैं अभी स्कॉटलैंड में हो के आया हूँ, मैं देख के आया हूँ, आप वहाँ पे प्राइम मिनिस्टर होते 100% स्कॉटलैंड के। आपने, किसने आपको बददुआ दी कि आप वहाँ से उठ के इधर आ गए? मैं आपको एक इंटरेस्टिंग स्टोरी सुनाने लगा। 2007 में मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद ने मुझे फ़ोन किया कि सरवर साहब मैं स्कॉटलैंड आना चाहती हूँ, मैं पाकिस्तान जा रही हूँ, और मैं ये भी चाहती हूँ कि डेस ब्राउन उस वक्त डिफेंस मिनिस्टर थे, तो अगर आप वो पता चला आपके दोस्त हैं तो उनसे भी मेरी मुलाकात करवा दें, मीटिंग, ताकि मैं अफ़गानिस्तान के मसले पे उनसे ब्रीफिंग जो है वो ले लूँ। तो मैं उनको लंच पे लेके गया, तो वहाँ पर उन्होंने तकरीबन आधा घंटा मुझे लेक्चर दिया। देखें सरवर साहब, अब आपका बेटा पॉलिटिक्स में आ रहा है, तो मैं चाहती हूँ कि अब आप पॉलिटिक्स में आएँ, तो आप अगर पंजाब चाहते हैं तो मैं पंजाब आपके हवाले करने के लिए तैयार हूँ, तो अगर आप फॉरेन मिनिस्टर बनना चाहेंगे तो मैं उसके लिए भी आपको बिल्कुल मेरे साथ मेरी ख्वाहिश है काम कर। तो मैं उस वक़्त सोच भी नहीं सकता था कि मैं पाकिस्तान की सियासत में जाऊँगा। तो मैंने जब आधे घंटे के बाद मैंने कहा, बीबी मेरे हलके में सिर्फ 5-6% पाकिस्तानी हैं एंड दे हैव मेड माई लाइफ मिजरेबल, तो मुझे खौफ आता है सोच के कि सबसे डील कैसे मैं करूँगा। तो मैंने कहा ये काम मैं नहीं करना। तो ये तो पता नहीं कौन सी माई सिंस ब्रॉट मी हियर या व्हाट, लेकिन मैं समझता हूँ कि अगर मैं सिर्फ नहीं, मुझे समझाएं, यहाँ पे ना बातें ना करें। मसलन मैं अभी गया, मैंने 2 हफ्ते देखा लंदन में जितने बिजनेसमैन हैं वो रो रही हैं। सऊदीज़ को मैं मिला जो क्रॉम्बेल वगैरह को ओन करते हैं, बूपा मेडिकल कंपनी को, वो रो रही हैं वहाँ पे। कतारियों को मैंने देखा, वो अपनी बिल्डिंग से पैसे फंसा के बैठे हुए हैं कई, और मैं रॉयल फैमिली के लोगों की बात कर रहा हूँ। फिर मैं ग्लासगो गया और मैं मिला चौधरी आतिफ सरवर को, तो अल्हम्दुलिल्लाह उसका बिजनेस जो है वो 300 गुना ग्रो कर रहा है इन डिप्रेशन के हालात में। तो मेरा सवाल ये है कि आप पैसा भी बना रहे हैं वहाँ पे, पोजीशन भी है, आप जब लेबर पार्टी एक सीट सिर्फ जीती है तो वो आप लोग जीते हैं वहाँ पे, किसने काटा था आपको? देखें आप वहाँ पर एक बात मैं बताऊँ जो वहाँ की अच्छी लगती है मुझे, कि वहाँ अगर आप कंट्रीब्यूट करते हैं ना तो कौम भूलती नहीं है। देखो मैं वहाँ की सियासत से 2010 में रिटायर हुआ, आज भी 12 साल मैं जाऊँ तो वो मेरी जो कंट्रीब्यूशन है वहाँ की सियासत में, वहाँ की चैरिटी में, वहाँ की ग्रोथ में, वहाँ की बिज़नेस में आज भी रिकग्नाइज होती है। और मैं आपको कहता हूँ कि वहाँ पर जो ऑनरेरी डॉक्टरेट है वो सियासतदान को कभी रेयर देते नहीं देते। तो मैं वाहिद सियासतदान हूँ जिसको यूनिवर्सिटी ऑफ वेस्ट ऑफ स्कॉटलैंड ने ऑनरेरी डॉक्टरेट की डिग्री दी फॉर माई सर्विसेज टू दी नेशन, टू दी पब्लिक इन हेल्थ, इन एजुकेशन एंड ह्यूमन राइट्स। इधर तो आपको नया बंदर कर सकता है एसेट बियॉन्ड मींस पे। तो लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ये हमारा मुल्क है। आई वॉज बॉर्न हियर, आई वॉज ब्रॉट अप हियर। आपने ब्रिटिश नेशनलिटी फोरगो की थी इसके लिए? नहीं, मैंने चार्टी का काम जो है हमेशा जारी रखा है। नहीं, आपने ब्रिटिश नेशनलिटी छोड़ दी अपनी यहाँ पे? जी, मैं तो अब भाई वीज़े लेने के लिए तल्ले करता फिरता हूँ। किसी एक मुल्क के वीज़ा लेने के लिए मुश्किलात होती है, दुबई का वीज़ा लेने में मुश्किलात होती है। यही मेरा सवाल था कि आपने क्यों ये सैक्रिफाइस किया? देखें जी, मेरी एक विश थी, ड्रीम था, नहीं पूरा हुआ। आई एक्सेप्ट माई फेलियर। मैं चाहता था कि जिस तरीके से यूरोप में, जिस तरीके से वहाँ पर पॉलिटिक्स फंक्शन करती है, वहाँ पर अपोजिशन होती है, वहाँ पर शैडो कैबिनेट होती है, वहाँ पर पॉलिसी मेकिंग होती हैं, वहाँ एनुअल कॉन्फ्रेंस होती हैं, वहाँ का जो प्राइम मिनिस्टर है एक काउंसलर का इंतखाब नहीं कर सकता, एमपी तो दूर की बात है। वहाँ के जो लोकल मेंबर्स होते हैं वो उनको इलेक्ट करते हैं, सिलेक्ट करते हैं। तो मेरी एक ड्रीम था। लेकिन पाकिस्तान में मैं आपको एक बात और भी कहना चाहता हूँ कि यहाँ तब्दीली नहीं आ सकती। यहाँ पर शख्सियत परस्ती जब तक ख़त्म नहीं होगी। जहाँ तक मेरा सबसे बड़ा ड्रीम ये था कि मैं पार्टी के वर्कर्स को इज़्ज़त दूँ।
यहाँ पर पाकिस्तान में पार्टी के वर्कर का क्या काम है? पार्टी के वर्कर का काम दरियाँ बिछाना है, नारे लगाना है, एहतजाज करना है, लाठियाँ खाना है, जेलों में जाना है। जब इक़्तिदार में आते हैं तो मुझे आज तक बता दें कि किस वर्कर को इक़्तिदार में शिकस्त मिली है। ट्रंप भी शख्सियत परस्ती पे जीता है, डेविड कैमरॉन भी उस पर जीता था, मार्गरेट थैचर भी उस पर जीती थी। लेकिन एक बात, बड़ा फ़र्क है। कहाँ है मार्गरेट थैचर? कहाँ है डेविड कैमरॉन? एक शिकस्त हुई है ब्रेक्सिट में और रिज़ाइन करके घर चला गया। 5 लीडर जो हैं, 6 लीडर कंजर्वेटिव पार्टी के तब्दील हो चुके हैं। वहाँ पर मुझे बता दें, ट्रंप जो है 3 साल के बाद, 3.5 साल के बाद फारग है, हिस्ट्री होगा। 3 साल के बाद ट्रंप हिस्ट्री होगा। लेकिन यहाँ तो हर चीज़ फॉर लाइफ है। जो यहाँ पर मैं आपको एक और बात कहना चाहता हूँ, मैं अपना तजर्बा 13 साल की बात कर रहा हूँ, 12-13 साल। जितनी ब्रूटल डिक्टेटरशिप पॉलिटिकल पार्टीज में पाकिस्तान में है, दुनिया जहाँ डिक्टेटरशिप है वहाँ भी मुशावरत से फैसले होते हैं, वहाँ भी एक नेशनल प्रॉब्लम होती है, एक कंसेंसस होते हैं, दूसरा एक इंटरनेशनल या नेशनल लेवल पे पॉलिसीज बनती हैं। यहाँ पे जो डिस्टिनेशनल पावर है हर बंदे के पास। पीपल्स पार्टी में फिर आपने ज्वाइन की नून लीग, फिर आप गए तहरीक इंसाफ, अब आप हैं काफ लीग में। सबसे ज्यादा ब्रूटल डिक्टेटरशिप इनमें से किस जमात में है? नहीं, मुझे देखें, नहीं, ये क्या बात है, आपने भी खुद ही कहा, मैं तो उसमें से बात। देखें, मैं मुबशर, अब मैंने जो सियासत है ना, थोड़ी सी ब्रेक ली है। इसमें बिल्कुल दुरुस्त बात है, मैं अपनी गलती, तो सच तो बोल सकते हैं ना। मैं देखें, सच बोलने की मैंने बड़ी सजा पे की है। मैंने सच बोलने, अगर ये मेरी में बीमारी ना होती तो मैं आज बिल्कुल कामयाब सियासतदान होता। यहाँ सच बोलना यहाँ पर बहुत, यानी हमारी सियासत में झूठ बोलना पड़ता है। झूठ, मुझे बताएं कि जब मैं आपको 2 मिसालें देता हूँ। जब नून की इलेक्शन लड़ रही थी 2013 में, तो यहाँ पर नून की वाज़ेह पॉलिसी थी कि बहावलपुर सूबा बनेगा, उसकी अपनी पार्लियामेंट होगी, उसका अपना वज़ीर आला होगा, उसकी अपनी हैसियत होगी, सूबा होगा, ठीक है, बहावलपुर होगा और मुल्तान अलहदा सूबा होगा। जब फिर पीटीआई आई तो उस वक्त उन्होंने कहा कि भाई हम 6 महीने के अंदर अंदर साउथ पंजाब को सूबा बना देंगे। कहाँ बना सूबा? यहाँ तो हर चीज़ बिल्कुल पता होता है कि झूठ बोल रहे हैं और कोई उनका मतलब। ज़्यादा बड़े झूठ कौन बोलता है? चलिए ये बता दें, चारों में से। नहीं, सारे सच बोलते हैं। नहीं, अपना ऐसे ना करें आप, अपना बिल्कुल। मुझे मुबशर, मैं आपको बताऊं, मैं बता देना है मुझे। मैं एक रास्ते में मिला किसी से, तो मुझे उसने पूछा कि भाई, मैंने कहा क्यों जल्दी में हो? मैंने कहा यार, मैं मुबशर लुकमान के प्रोग्राम में जा रहा हूँ। तो मुझे उसने कहा भाई, ये बड़ा ख़तरनाक टाइम है और आपने एंकर भी ख़तरनाक चुना है, पहला इंटरव्यू दे रहे हो। चलें, उसकी भी मेहरबानी, लेकिन मुझे एक बात तो बताएं। देखिए, हमें सीखना है ना, हमें सीखना होता है, आपके तजुर्बे से सीखना। मैं तो कह रहा हूँ किसी एक जमात में भी जमहूरियत नहीं है, और यही एक और बात बताता हूँ। आप कहते हैं मुल्क में जमहूरियत है, लाखों नुमाइंदे जो हैं लोकल गवर्नमेंट के, उसका कोई इलेक्शन नहीं करवाता। उसका ना नून करवाती है, ना पीपल्स पार्टी करवाती है, ना तहरीक इंसाफ कराती है। तो साहब, अगर मैं ये कहूँ कि मुझे पता है आपने कब कब झूठ बोले हैं सियासत में, तो मान लेंगे आप? मैं बिल्कुल मान लूँ। और मैं अगर कुछ झूठ लोगों को गिनाना शुरू कर दूँ, अभी गिनाऊँ? ओके। चौधरी सरवर साहब पंजाब के गवर्नर है, उस्मान बुज़दार साहब वज़ीर आला है। उस्मान बुज़दार साहब ने रिज़ाइन करना है। चौधरी परवेज़ लाई, मोनस लाई, ये सारे लोग जो हैं चौधरी सरवर के पीछे हैं कि रेजिग्नेशन आगे एक्सेप्ट कर लो। इमरान खान डायरेक्ट फ़ोन कर रहे हैं चौधरी सरवर को कि मैंने सबको कहा रिज़ाइन कर रहे हैं, लेकिन तुमने एक्सेप्ट नहीं करना, और आप उसकी वजह से बुरे बनते रहे। देखें, अब एक बात मैं आपको, मैं तो सच बोल रहा हूं, एक बातें होती हैं मेरी तारीख तो पक्की है। नहीं, एक बातें पब्लिक होती हैं, एक बात प्राइवेट होती हैं। जो प्राइवेट बातें होती हैं, ये इद्दत वाला मसला नहीं है कि आपकी मैं पब्लिकली कर रहा हूं। आपकी इद्दत का कोई इशू नहीं है। नहीं, मैं इज्जत की बात नहीं कर रहा। मैं कई चीज़ें ऐसी होती हैं जो प्राइवेट होती हैं, उनको प्राइवेट ही रहना चाहिए। नहीं, ठीक है, लेकिन मैं आपसे ये कह रहा हूं। और दूसरा, मैं आपको एक बात, मुबशर मेरी बात सुनो। ओके, लेट मी रीफ्रेज माय क्वेश्चन। अदालत में कहते हैं ना, लेट मी रीफ्रेज माय क्वेश्चन। क्या ये फैक्ट नहीं है कि मैं गलती कर ली है 10 के कि मैंने किसी ने क्या खतरनाक है? नहीं, गलत सुन लो। मेरा ख्याल है वो गुस्सा कर रहे हैं। सच है कि हमारे टॉप की लीडरशिप जो है, और मैं हर जमात की बात कर रहा हूं, मैं एक की नहीं कर रहा, बेसिकली वो झूठे। यार मैं देखें, खामोशी बेहतर है।
अच्छा, अब मैं आपको फर्क बताऊं। मैंने भाई चुप का रोजा रखा हुआ है सियासत पे। अब आपसे हाँ, एक चले- बात बताऊं, ब्रेक है सियासत में मैंने ली, इंशाल्लाह आया तो फिर सारी बातें करूंगा। ओके, अब मैं आपको एक बात जब मैंने फैसला मैं किया अब सारी आपको एक बात बताता हूँ। मैं तो मान गया हूं, मैं मेरी जो कमजोरी है। आपका एक, मैं आपको वजह बताता हूँ। आपका एक इनिशिएटिव था क्लीन वाटर का, हाँ, काफी काम किया आपने उसमें। बड़ा किया। अब मैं वक्त देख के बता रहा हूँ, 8:24 हुए मेरे फोन पे, 8:03 पे ये प्रोग्राम शुरू हुआ है, ऑन एयर हुआ है, और ये 23 मिनट में मैं नाजरीन आपको बड़ी हार्ड फैक्ट बताने लगा हूं, पाकिस्तान के अंदर 23 बच्चे मर चुके हैं। यहां पे हर 1 मिनट के बाद एक बच्चा पानी की किल्लत की वजह से या कंटेमिनेटेड वाटर की वजह से मर रहा है। और ये मैं आपको फैक्ट बता रहा हूं कि ना पाकिस्तान का कोई लीडर, ना पाकिस्तान का कोई सियासतदान, ना पाकिस्तान का कोई इदारा, ना पाकिस्तान का कोई मीडिया में शामिल आदमी, किसी को प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह सबके बच्चे हमारे महफूज हैं। क्या ये सच नहीं है? बिल्कुल। मैं जितने मिनट आप और मैं चुप रहेंगे ना, उतने मिनट और बच्चे मरते रहेंगे। मुबशर, मैं आपको 100% ये बात बताता हूँ, और मैं अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के ये बात कहता हूँ कि पीने का साफ पानी हर जगह पहुँचाना मेरा पैशन था। अगर मुझे फ्री हैंड दे देती, नून दे देती या तहरीक इंसाफ दे देती, बुज़दार साहब दे देते, तो मैं 5 सालों में हर 100% पॉपुलेशन को पीने का साफ पानी पहुंचा सकता था। लेकिन मैंने, आप मेरी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस देख लें, मैंने ब्यूरोक्रेसी को कहा कि 1.5 साल हो गया है मैं यहाँ पर आबे पाक अथॉरिटी बनाना चाहता हूँ, आप कभी इस तरीके से रोक रहे हैं, बंद रहे, इसलिए कि आपको वहाँ करप्शन होनी है, आपको पैसा नहीं वहाँ से आना। तो मैंने कहा कि आज मैं आपको वार्निंग दे रहा हूँ कि अगर 1 हफ्ते के अंदर ये काम ना हुआ तो मैं आज मैं कहता हूँ कि काली भेड़ें और कंडे अंडे हैं ब्यूरोक्रेसी में, जिनके बच्चे साफ पानी पीते हैं और गरीबों के बच्चों का आपको एहसास नहीं है। तो अगले वेडनेसडे को मैं टीवी पे आके उन काली भेड़ों और कंदे अंडों का नाम लूँगा। तो उसके बाद इतना मैं समझता हूँ कि प्राइम मिनिस्टर साहब भी नाराज़ हो गए, पूरा रौला खप पड़ गया कि ये गवर्नर ने क्या कह दिया, पूरी ब्यूरोक्रेसी को चैलेंज कर दिया। तो मैंने फिर 1 हफ्ते के अंदर वो काम हो गया। लेकिन बदकिस्मती ये है, आज भी मैं आपको बताता हूँ, जो फिल्ट्रेशन प्लांट मैं 15 लाख में लगाता था 2013 में, गवर्नमेंट वो 1.5 करोड़ में लगा रही थी। और अब भी आबे पाक अथॉरिटी का कोई बंदा इंडिपेंडेंट फोरेंसिक कर ले कि जो 1200 फिल्ट्रेशन प्लांट हमने लगाए हैं वो किस कीमत पे लगे हैं और अब वहाँ पर क्या हो रहा है, कितनी कीमत पर लगेंगे, तो आपको अंदाज़ा कर लेगा कि इस मुल्क के रिसोर्सेज जो हैं किस बेरहमी से, हमारे पास एक तो रिसोर्सेज हैं नहीं, जो हैं उनको किस बेरहमी से खर्च किया जाता है। चौधरी सरवर साहब मेरे साथ ही बैठे हैं, और जब मेरा सवाल ख़त्म हुआ था तब से लेके अभी तक 4 बच्चे और मर चुके। सोचिएगा इस बात को। एक ब्रेक के बाद, टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। और ब्रेक पे जाने से पहले आप बातें सुन रहे थे फॉर्मर गवर्नर पंजाब की चौधरी मोहम्मद सरवर की। चौधरी साहब, आप आए हैं तो हमारे पास इश्तिहारों की भरमार हो गई है। की चक्कर है, बड़े ताल्लुकात ने ताड़े, सारे इश्तिहार दे रहे हैं। बशर वो आपके प्रोग्राम की वजह से दे रहे हैं। नहीं, ये आपकी वजह से आज दे रहे हैं। प्रोग्राम बड़ा खरा सच तो हमेशा पॉपुलर आपका प्रोग्राम। अल्हम्दुलिल्लाह। ये मुझे बताएं कि ये GSP प्लस है किस बीमारी का नाम? ये बहुत अच्छा आपने सवाल किया कि बहुत से लोगों को ये भी नहीं पता कि GSP प्लस है क्या। ये एक स्कीम है यूरोप की, जिसके तहत यूरोप के 27 कंट्रीज, और अब बरतानिया भी चूँकि पहले यूरोप का हिस्सा था, तो ये 28 कंट्रीज़ में हमारी जो टेक्सटाइल की जितनी भी गारमेंट्स हैं या टेक्सटाइल रिलेटेड जो भी चीज़ है या लेदर की प्रोडक्ट्स हैं, ये जो है स्पोर्ट्स का है, मेडिकल का है, ये चीज़ें बग़ैर किसी लेवी के, बग़ैर किसी टैक्स के, बग़ैर VAT के ये जो हैं वहाँ पर उन मुल्कों में चली जाती हैं, उन पे कोई टैक्स जो है वो नहीं लगता, जिसकी वजह से पाकिस्तान का जो बिज़नेसमैन है उसको 10-12% का एडवांटेज हो जाता है। चाइना है, टर्की है, इंडिया है, उनका जो बिज़नेसमैन एक्सपोर्ट करता है उनको 12% पे करना पड़ता है।
तो ये 12% का जो बेनिफिट है उसकी वजह से हमारी एक्सपोर्ट जो है यूरोप में, जब हमें 2014 जनवरी मिला था उससे लेके अब तक हमारी एक्सपोर्ट जो है 70% टेक्सटाइल इंडस्ट्री में हमारी एक्सपोर्ट में इजाफा हुआ है, क्योंकि इस पर टैक्सेस नहीं लगते दुनिया के 28 मुल्कों में, जिनमें बड़े ममालिक जर्मनी है, फ्रांस है, इटली है, बरतानिया है, बार्सिलोना है। तो ये सारे ममालिक यूरोप के इसमें शामिल है। तो इससे पाकिस्तान तो साहब अगली बारी आप ट्रैवल कब कर रहे हैं पाकिस्तान से बाहर? पहली दफ़ा अगली बारी मैं जी 5 को दुबई जा रहा हूँ जी। फिर उसके बाद तो जहाज पे ही जाएंगे? 12 पे नहीं, पैदल तो नहीं जा सकते ऑब्वियसली तो जहाज पे आप जाएंगे तो एक काम करिएगा कि 300 करीब पैसेंजर होंगे उस जहाज में। आप सबको कहिएगा कि यहाँ पे वोटिंग कराते हैं, जो सबसे पॉपुलर होगा ना इस जहाज को वही उड़ाएगा। और फिर देखते हो जहाज उड़ता है और पहुंचता है कि क्रैश कर जाता है। तो ये किस किस्म की जमहूरियत है बड़ा अच्छी, कि जहाँ पे नालायक तरीन आदमी को आप जहाज उड़ाने पे लगा देते हैं। बिल्कुल आपने जो मुबशर बात की है ना, वो क्या कहते हैं, दरिया को कूजे में आपने बंद कर दिया। हमारे मुल्क का अलमिया ये है कि राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब नहीं है। मेरा बिजनेस है, आप एक कॉर्नर शॉप जो है, छोटी सी दुकान ग्रोसरी की हो, आपका रेस्टोरेंट हो, आपका होटल हो, कोई भी बिजनेस है, अगर वहाँ पर आप अच्छी टीम नहीं लगाते जो कि कम्पिटेंट भी हो, हार्ड वर्किंग भी हो, ऑनेस्ट भी हो, तो छोटा बड़ा बिजनेस तो बात की बात है, छोटा बिजनेस भी फेल हो जाता। तो एक मुल्क जिसकी मईशत है, उसकी अपनी बहुत से वहाँ पर प्रोजेक्ट हैं, रेलवेज है, वहाँ पर PIA है, वहाँ पर और इंडस्ट्री है, वहाँ पर बिलियंस टैक्स पेयर्स की मनी की स्पेंडिंग होनी है, तो वहाँ पर अगर नालायक लोग आ जाएंगे तो फिर मुल्क का वही हाल तो होगा जो पाकिस्तान का हुआ है। सबसे बड़े सूबे में उस्मान बुज़दार लगेगा, दूसरे में महमूद खान लगेगा, तो फिर मुझे बताएं कि इस मुल्क का कबाड़ा क्यों नहीं होगा? मैं समझता हूँ कि मैं तो PTI का 3.5 साल गवर्नर रहा हूँ और बड़ी हमने कैंपेन की, बड़ी स्ट्रगल की, बड़ी लॉयल्टी के साथ, बड़ी कमिटमेंट के साथ किया। तो मैं ये समझता हूँ, और तकरीबन मेरा ख्याल है कि 99% ऑफ दी PTI पीपल, चाहे वो अमेरिका में हो, चाहे वो बरतानिया में हो, वो समझते हैं कि इमरान खान साहब की सबसे बड़ी गलती जो थी, उस्मान बुज़दार को 12 करोड़ आवाम का चीफ मिनिस्टर बना। तो अभी भी अली अमीन गंडापुर नहीं है? वो अक्लमंद आदमी है। नहीं, मैं तो उनका तो आज मैं देख रहा था कि 159 बिलियन सरप्लस। कहने को क्या चीज इसी ना पहले अगर नहीं है, अगर वो नहीं कर रहा तो उसकी फिर तो कैसे हो सकता है? चले मुझे 159 बिलियन मुझे बताएं सरप्लस। नहीं, मैं तो नहीं टोटल बजट कितना? एक बात उसने क्लेम की है, भाई KPK का बजट कितना है? भाईजान मैं ये कह रहा हूँ कि अगर वो क्लेम दुरुस्त नहीं है तो कोई अपोजिशन या हुकूमत के लोग एक्चुअली कर सकते हैं, हर चीज को तो नहीं, तरदीद उन्होंने करनी है, मैंने तो नहीं करनी। मैं आपको बता रहा हूँ पूरा, आप ये समझें कि बजट जो है KPK का, उसका मतलब 1 साल में नहीं लगा। नहीं, बजट कैसे नहीं लगा यार? हेल्थ के जो मुलाजमीन हैं उनकी तनख्वाहें जानी है, बाकी जितने डिपार्टमेंट हैं उनकी जानी है, असेंबली के MNA की। तो इतना आपका रेवेन्यू स्ट्रीम क्या है? रेवेन्यू स्ट्रीम क्या है जिससे आप? जी मैं इस बारे में मैं तो कुछ नहीं कह रहा, मैं तो ये कह रहा हूँ कि एक हेडलाइन चल रही है। मैं आपको यही बात बता रहा हूँ कि मैं अगर झूठ बोलता हूँ तो मैं तो पीक ऑर्डर से पकड़ा जाता हूँ। नहीं, अगर जो लेकिन अली अमीन गंडापुर अगर झूठ बोलता है तो वो बोली जाए। नहीं, जो तो सारे बोलते हैं सारे बोली जाए। सारी बोल रहे हैं नहीं बोल रहे, सारे बोल रहे हैं कि मुल्क का हाल किया है। मेरी यार सुनो मुबशर साहब, इस वक्त गरीब आदमी के पास 2 वक्त की रोटी नहीं है, खुदकुशियाँ करने पे लोग मजबूर हैं, महंगाई ने लोगों की जीना। मुझे बताएं कि 30,000 रुपए में मुझे कोई अपना बजट तो बना के दिखाए कि किस तरीके से अपना गुजारा कर सकता है। ये मुल्क एलीट के लिए बना है। मैं आपको बता दूं, इस मुल्क में इसके रिसोर्सेज पे, इस मुल्क की हुकूमत पे, इस मुल्क के वसाइल पे सिर्फ 3% लोगों ने कब्जा किया हुआ है। 97% लोग जो हैं जो इसमें, उनको तो किडनैप किया हुआ है, उनके बेचारे ना इख्तियार में कुछ है, ना उनको इंसाफ मिलता है।
मुझे बताएं कि आज तक इस मुल्क में अरबों रुपए की करप्शन अब भी हो रही है, पहले भी होती थी। लूट खसूट का बाजार कभी खत्म नहीं हुआ इस मुल्क में। आज मुझे हो रहा है बताएं कि आज तक कोई पकड़ा गया है? आज हो रहा है ना या करप्शन। हो जाए कि चलो यार हम ये कर लें कि अब इस मुल्क का खून हमने चूस लिया है, करप्शन आज भी हो रही है ना। हड्डियां रह गई हैं, अब भी इस बात को यार तो इसका मतलब है मुत्तफिक कर लें, करप्शन खत्म कर नहीं कर रहे। इसका मुझे कहते कि आपकी किसी से नहीं बनती, यार मेरी कैसे किसी के साथ बनेगी? जब हर एमएनए एमपी एक कमीशन ले रहा होगा, मेरे नोटिस में होगा कि ये हो रहा है, बदबख्त ये कर रहे हैं, लूट रहे हैं। मुझे आपको बताएं एक बात मैं आज बड़ी सख्त करने लगा हूं। पहली दफा एक प्रोस्टिट्यूट अपने जिस्म को बेचती है, पूरा माशरा उससे नफरत करता है। ये नहीं देखते कि वो किस मजबूरी के तहत, कौन से उसकी अम्मा बीमार थी, उसका इलाज नहीं था कि किसी वैश्य दरिंदे के पास चली गई, या उसकी और क्या उसकी बेटी बीमार थी या भाई बीमार था। तो एक बंदा जो 1 लाख वोट लेता है और फिर रिश्वत लेता है, तो मैं समझता हूं कि वो 1 लाख लोगों की इज्जत बेच रहा है। उससे मुआशरे को 1 लाख गुना ज्यादा नफरत करनी चाहिए। जब तक ये करप्शन कैंसर बन गई है, हर अदारा, मैं जिन लोगों को भी जानता हूं, चाहे वो डीएमजी में हो, पुलिस में हो, मैं सबका नहीं कहता, 5 उंगलियां बराबर नहीं होती। सुबह घर से निकलते हैं ये सोच के निकलते हैं कि आज कितना हराम इकट्ठा करके हमने अपनी औलाद के लिए ला के देना है। यार खुदा के लिए खौफ करो कि आखिरत में जान देनी है, कब्र में आपने अपने अमाल को लेके जाना है। दौलत कोई लेके नहीं गया ना। आज करप्शन हो रही है ना, आज करप्शन हमेशा हर दौर से तो ये मैं कहता हूं तो मरियम नवाज मानती नहीं है, कब रुकी है ना शहबाज शरीफ मानते हैं। चलो माने ना माने, शहबाज शरीफ तो कई दफा कहते हैं कि लीड ने तबाह कर दिया मुल्क को। नहीं, तो जब हुकूमत में होते हैं, एक अपोजिशन की बातें करते हैं। मिनट, मैं शहबाज शरीफ की कौन सी बात पर यकीन करूं? 4 महीने पहले वो कहते थे सोलर लगाएं, 4 महीने कहते थे पूरे पाकिस्तान को हमने सोलर कर देना है। अब वो सोलर के ऊपर टैक्स लगा रहे हैं और उस पर पैसे नहीं दे रहे। वह एक पॉलिसी तो है नहीं उनकी। इस मुल्क की एनर्जी जो है, मेरी एक ख्वाहिश थी, मैं आपको आज बताने लगा। मैं चाहता था, कोई लोग कहते हैं जी फॉरेन मिनिस्ट्री आपको लेनी चाहिए थी, कोई कहता है ये होना चाहिए था। मैंने सिर्फ एक ही चीज़ मांगी थी। असद उमर भी इस बात का गवाह है और लोग भी हैं। मैंने कहा सर मुझे एनर्जी दे दो, मैं इसको 2 साल में फिक्स कर दूंगा। जब मैं स्कॉटिश अफेयर सेलेक्ट कमेटी का चेयरमैन था तो आई वॉज गिवन दिस टास्क बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट के एनर्जी पे रिसर्च करें और बताएं कि एनर्जी का क्राइसिस किस तरीके से हल हो सकता है, हाउ वी कैन फुलफिल द नीड्स ऑफ द एनर्जी इन ब्रिटेन। तो मेरे पास वेल्थ ऑफ एक्सपीरियंस था, तो ये बात तय हो गई थी कि मुझे ये मिलनी थी। बाद में पता नहीं क्या हुआ, मुझे उन्होंने कहा नहीं जी हमें आपको पंजाब में ज़रूरत है। इस वक्त मुल्क का सबसे बड़ा क्राइसिस जो है वो एनर्जी है। और अगर इस मुल्क में मैं आज भी कहता हूँ कि अंग्रेज़ की हुकूमत होती तो वो बिजली पानी से पैदा करता, सोलर से पैदा करता, विंड मिल से पैदा करता। वो कभी बिजली जो है ये थर्मल और दूसरी चीज़ें कोयले पे फलां पे ना पैदा करता। अब एक अपॉर्चुनिटी है, गैस पे भी नहीं करनी चाहिए। एक अपॉर्चुनिटी आज हमारे पास है सोलर, और जिन मुल्कों में सूरज नहीं निकलता वहां सोलर पे बिजली पैदा हो रही है। यार यहाँ तो अल्लाह के फजल करम से हर रोज सूरज नजर आता है। तो अब सोलर पे भी जनाब उन्होंने एक तो ये कर दिया है कि जो 10 रुपए आप कहते हैं मिलेंगे, भाई आप बेच रहे हैं उनको 45 रुपए में, 60 रुपए में, और उनको कहते हैं कि जो एनर्जी पैदा करें उनको 10 रुपए देंगे। यार इस मुल्क के साथ कितना आप जो है बेरहमी से आप करेंगे। गंदम की प्राइस देख लें कि जिमीदार हमारा बेचारा बड़ा परेशान है, और इस तक एग्रीकल्चर को किसी ने, रूलर ने इनको प्रोटेक्ट जो है वो नहीं किया। गंदम की प्राइस 2500 रुपए है। अब लोग क्या करेंगे? और फिर एक और बात मैं कहना चाहता हूँ, मुझे बताएं कि ये कोइंसिडेंस है कि नवाज शरीफ की हुकूमत होती है तो पीपल्स पार्टी की हुकूमत होती है, इमरान खान की हुकूमत होती है, फिर के टेकर गवर्नमेंट की हुकूमत होती है, फिर शहबाज शरीफ की हुकूमत होती है। हर हुकूमत में चीनी जो है उसको एक्सपोर्ट करते हैं, फिर चीनी को इंपोर्ट करते हैं, और अरबों रुपया गरीब आदमी पे बोझ पड़ता है। यार हर दफा एक दफा गलती कर ली, दूसरी दफा कर ली, तीसरी दफा कर ली, अब चौथी दफा फिर की है। व्हाट्सएप पे मुझे आज इस मुल्क के साथ जितना जुल्म हो रहा है अवाम को खड़ा होना पड़ेगा। मैं आपको बताऊं, किसी ने भेजा व्हाट्सएप पे, उन्होंने कहा कि जी हमने यूएई से चीनी इंपोर्ट किया जहाँ डेयरी भी नहीं होती। नहीं सर जी, मैं ये कहता हूं कि ये क्या वजह है कि हर दफा चीनी माफिया जो है पहले एक्सपोर्ट करता है, फिर इंपोर्ट करता है, और गरीब आदमी जो है उसकी प्राइस पे करता है। कब तक चलता रहेगा ये? सारे वो जहाज से कप्तान बने, जिस जहाज को नहीं उड़ाना था ना उसको सारे वो कप्तान बन के उड़ा रहे हैं, तो इसलिए जहाज क्रैश हो रहा है। मैं आपको एक बात बताऊं, मैंने एक दफा कहा भी था, मैंने कहा कि भाई एक आदमी साइकिल चलाना जाता है, साइकिल चला सकता है या मोटर बाइक चला सकता है, तो अगर आप उसको जहाज
चलाने पे बिठा देंगे तो वो क्रैश ही करेगा और क्या करेगा। मैंने बुज़दार के बारे में ये बात की थी। आखिरी 1 मिनट है, मुझे बताएं हमारे को बेहतर होने के चांस हैं हालात? देखें जी, आज भी अगर हम गिव एंड टेक कर लें, अपनी अना को ख़त्म कर लें, पॉलिटिकल कंसेंसस पैदा करें, सूबों के दरमियान जो हैं नफ़रतें ख़त्म करें और गरीब आदमी को भी इस मुल्क में इंसान समझें और उनको जीने का हक दें, यानी फिर ना ही करें ना फिर कुछ। हाँ, ऐसा अपना तो कम नहीं होने ये नहीं होना तो फिर इदां ही चलना जिदा चल रहा है। फिर मुख्तारिया गल वध गई है, मुख्तारिया गल वध गई। लेकिन आपको लगता है कि मौजूदा लीडरशिप पे इस क्राइसिस से निकल सकती है? आई कांट कमेंट, डिपेंड करता है। मैं तो यानी आपको नहीं लगता कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी इस मुल्क में आनी चाहिए। वो कैसे और आएगी? अना और जिद को छोड़ना कैसे चाहिए। आएगी? मुल्क आज आ जाती अगर आप ये सोच लें कि मुल्क का इंटरेस्ट जो है, मुल्क की बका जो है, मुल्क के गरीब अवाम जो है वो पार्टियों के इंटरेस्ट और ज़ाती इंटरेस्ट से बालातर है, तो हर चीज़ ठीक हो सकती है। चौधरी मोहम्मद सरवर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने सुन ली 2 बातें बड़ी इंपॉर्टेंट उन्होंने कही। एक, पाकिस्तान की जितनी भी सियासी जमातें हैं उनके अंदर बदतरीन आमरीत है। हमारी वो जो सियासी जमातें जो कहते हैं जमहूरियत होनी चाहिए, वो खुद जमहूरियत पे यकीन नहीं रखती और मोरूसियत जो है वो दौर है। और ये कि करप्शन कल भी हो रही थी, आज भी हो रही है और कल भी होगी। शक्लें बदल रही हैं, करप्शन कोई नहीं रुक रही। ये असल खरा सच है आज। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।